नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है स्वाभिमानी सासू माँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सुबह से चाय नाश्ते का इंतजार करती बबीता जी अपने कमरे से निकलकर बरामदे में जाकर बैठी ही थी कि उनकी बहू शिल्पी गुस्से से लाल पीली होती हुई उनके पास गई और बोली, क्यों माँ जी, आपने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं क्या? जो आप इतना भी नहीं समझती कि सुबह सोकर उठने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है? आपने अपने बेटे की शादी करके क्या नौकरानी लाई है जो आराम फरमा रही है? क्या मेरे आने से पहले आप सुबह के कोई काम नहीं करती थी, जो रोज ही सोकर उठने के बाद ब्रश करके इसी इंतजार में बैठी रहती हैं कि आपके लिए चाय नाश्ता तैयार मिलेगा? चलिए, यहाँ से उठिए और झाड़ू पोछा करके बर्तन भी धो लीजिए, तभी आपको चाय नाश्ता मिलेगा, वरना आपसे भूल जाइए चाय नाश्ता। जब तक आप काम नहीं करेंगी, आपको खाना भी नहीं मिलेगा। कहकर बहू विनीता बबीता जी की बात सुने बिना ही वहां से चलती बनी। दरअसल विनीता जी तो कभी भी सुबह देर तक नहीं सोती थी और ना ही कोई काम किसी के ऊपर टालती थी। वह अपना सारा काम स्वयं करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें सुबह सुबह रोज ही चक्कर आने लगे थे। वह कुछ भी काम करने के लिए झुकती तो लगता जैसे चक्कर खाकर गिर जाएंगी। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वे पहले की तरह फटाफट काम कर ले। उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में बेटे बहू दोनों को बताया, लेकिन दोनों ने ही उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका बेटा मनोज जब भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में कहता, तो शिल्पी उसे यह कहकर चुप करा देती कि मैं माँ जी का पूरा ध्यान रख रही हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वह भी निश्चिंत था। अपनी माँ की तबीयत के बारे में विनीता जी का विवाह 13 साल की उम्र में ही हरि प्रसाद जी के साथ हो गया था। तब वे यह भी नहीं जानती थी कि मायका क्या होता है और ससुराल क्या होता है। उनके मन में सभी के प्रति निश्चल प्रेम भरा हुआ था। उनका यही व्यवहार उनके ससुराल वालों के मन को मोह लेता था। विनीता जी की सुंदरता का मुकाबला करना उनके परिवार और गांव वालों की किसी भी महिला के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह जितनी सकल सूरत से सुंदर थी, उतनी ही मन से और व्यवहार से भी सुंदर थी। यहाँ तक कि उनकी बहू शिल्पी भी उनके सामने उतनी सुंदर नहीं दिखती थी। यही बात शिल्पी के सामने ही कुछ लोग विनीता जी से कह देते थे। बस फिर तो शिल्पी के तन बदन में मानो उनकी बातें सुनकर आग ही लग जाती थी। इसलिए वह खुद आराम फरमा और ज्यादा से ज्यादा काम विनीता जी से ही करवाती। विनीता जी भी अपने घर के काम करने में कैसी शर्म, ऐसा सोचकर हमेशा लगी रहती काम करने में। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे, इसलिए वे काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनकी बहू शिल्पी ने तो घर पर तांडव ही मचा रखा था। फिर भी विनीता जी से जितना बनता वह काम करती ही रही। लेकिन जब ज्यादा ही तबीयत खराब रहने लगी, तो एक दिन वह अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाई। शिल्पी फिर से बड़बड़ करती हुई उनके कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो विनीता जी की आंखें खुली की खुली थी, सांसें भी धीरे धीरे चल रही थी और हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। अपनी सासू माँ की हालत देखकर हमेशा बड़बड़ करने वाली शिल्पी आज घबरा गई और रोती हुई अपने पति मनोज को बुलाने लगी और उसे बताया कि माँ जी की तबीयत बहुत ही खराब है, चलो इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मनोज ने एम्बुलेंस को फोन लगाया। एम्बुलेंस भी तुरंत ही आ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। अब मनोज डॉक्टर से रो रो कर बोला, सर मेरी माँ का इलाज अच्छे से अच्छा कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने दिलासा दिया और विनीता जी का इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बताया विनीता जी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मनोज ने अपनी माँ की सेवा बहुत मन से की। पूरे 15 दिनों बाद विनीता जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब शिल्पी को पता चला कि विनीता जी के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, तो वह विनीता जी के साथ सीधा मुंह बात नहीं करती थी। वह उन्हें हमेशा ताने देती रहती थी, जबकि मनोज ने ईएसआई की तरफ से जितना खर्च अस्पताल में हुआ था, उसका सारा बिल लगाकर पैसे ले लिए थे। जब इस बात का पता शिल्पी को बाद में चला, फिर भी उसने विनीता जी से माफी मांगना तो दूर, उसने उन्हें ताने देना भी नहीं छोड़ा।
बहू के तानों से परेशान होकर विनीता जी ने एक दिन अपनी सहेली मीरा को फोन लगाया। मीरा जी ने बातों ही बातों में विनीता जी को बताया कि वे अपना डेली रूटीन का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती हैं, जिससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। फिर इधर उधर की बातें करके फोन काट दिया। उस दिन विनीता जी को मीरा जी से बात करके अच्छा लग रहा था, इसलिए वह थोड़ी खुश नजर आ रही थी। विनीता जी को खुश देखकर शिल्पी का पारा तो आसमान पर चढ़ गया। वह अब विनीता जी पर दिन ज्यादा जुर्म ढहाने लगी। एक तो बीमारी के कारण विनीता जी वैसे भी परेशान रहती थी, दूसरी तरफ अपनी बहू के रोज रोज के खटपट से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी उन्हें अचानक याद आया कि उनकी सहेली मीरा ने क्या बता रही थी। तब मीरा ने कहा, तू ऐसा कर, एक दो दिन के लिए मेरे पास आ, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगी, फिर तू भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। विनीता जी ने मीरा से बात तो कर ली, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था कि वे क्या बोलकर घर से बाहर जाएंगी, क्योंकि उनका एक बेटे के अलावा कोई भी सगा नहीं था जिसके घर वो 2-4 दिनों के लिए जाकर रह सके। तभी शिल्पी ने विनीता जी को बताया कि उनका बेटा ऑफिस के काम से दूसरे शहर 15 दिनों के लिए जा रहा है। वह भी ऑफिस की तरफ से ही जाएगा, घर नहीं आएगा। बेटे के बाहर जाने की बात सुनकर विनीता जी मायूस हो गई, क्योंकि बेटे के रहते बहू कुछ हद तक तो ठीक ही रहती थी। अब बेटा के नहीं रहने से पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगी। वे यह सब सोच ही रही थी कि शिल्पी की जोरदार गर्जना भरी आवाज आई। माँ जी, क्या आप बेटे के जाने का शोक मनाने लगी, जो यह समाचार सुनते ही जड़वत हो गई? क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें खाना बनाकर खिलाता है, या मैं जो इतनी उदास हो गई? विनीता जी बोली, बहू, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और 1 घंटे के लिए भी तुमसे दूर हो जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बेटे का प्यार क्या होता है। अच्छा, तो लगता है इस दुनिया में सिर्फ आप दोनों ही माँ बेटा हो, एक दूसरे से प्यार करने वाले। हम भी तो किसी की बेटी है ना, हम भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं। यहाँ तो क्या हमारे बाबा आप हमसे प्यार नहीं करते? विनीता जी उससे और ज्यादा जुबान लड़ाना उचित नहीं समझती और वहां से उठकर जाने लगी। तो शिल्पी को लगा, यह बुढ़िया मुझे बेवकूफ समझ रही है। ऐसा सोचकर उसने विनीता जी का हाथ पकड़ा और पीछे खींचकर मरोड़ दिया और बोली, क्यों बुढ़िया, मैंने तुझसे सवाल किया तो तूने जवाब दिए बिना ही यहाँ से जाने का कैसे सोच लिया? क्या मैं बेवकूफ हूँ जो अकेली बड़बड़ करती रहूं और तू महारानी की तरह अपने कमरे में जाकर आराम फरमाए? तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? विनीता जी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बहू ने ऐसा बतंगड़ क्यों बनाया, जबकि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उन्होंने अब अपने मन में ठान लिया था कि बहू को जैसा मन करे वह अपनी मर्जी से रहेगी, ताकि घर में किसी प्रकार का कोई कलह ना हो। लेकिन शिल्पी का इरादा तो कुछ और ही था। वह समझ गई थी कि अब बुढ़िया को अपने साथ रखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हें आए दिन दवाई गोली लगती रहेगी, जिसमें सिर्फ उन्हीं के पैसे खर्च होने वाले हैं। उससे अच्छा तो यह होगा कि इस बुढ़िया को कैसे भी करके इनके बेटे मनोज, जो कि श्रवण कुमार की तरह इनकी सेवा करता है, उनके आने से पहले ही घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन कैसे, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें लिखा था, बहू ने सास को चंद रुपयों के लिए बेच दिया। उसने भी अपना खुरापाती दिमाग लगाया। कहते हैं ना, मंजिल तो राह ढूंढ लेती है, बस यही हुआ शिल्पी के साथ। और वह यह सच भी है, अगर हम जिस भी क्षेत्र में कोई भी काम शिद्दत के साथ करना चाहते हैं, तो वह काम पूरा होकर ही रहता है। तो फिर शिल्पी का काम भला कैसे नहीं होता? उसने भी अपना दिमाग लगाया और ऐसे नंबर की तलाश में लग गई जो ऐसे गिरोह का मालिक हो, जो मानव तस्करी का काम करता हो। फिर एक दिन ऐसा आया कि शिल्पी को भी आखिरकार एक नंबर सोशल मीडिया से मिल ही गया, जो मानव तस्करी का काम करता था।
उसने उससे संपर्क किया और अपनी सास की 3-4 फोटो उसको भेज दी और यह बता दिया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जिस दिन शिल्पी उस गिरोह के मालिक से पैसे लेकर विनीता जी को उसे सौंपने वाली थी, उसी दिन विनीता जी ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। शिल्पी उस आदमी से कह रही थी कि मेरी सासू माँ को इलाज करवाने के बहाने मैं उन्हें अस्पताल लेकर आऊंगी, तुम भी वहीं आ जाना। डॉक्टर से मिलकर मैं उन्हें बेहोश करवा दूंगी, फिर तुम्हें आगे कोई परेशानी नहीं होगी। विनीता जी ने जब उनकी सारी बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कुछ कपड़े और कुछ रुपए जो उनके पास थे उन्हें एक पोटली में रखा और निकल गई उस घर से। इत्तेफाक से वह जैसे ही अपने घर से निकली, एक ऑटो रिक्शा वाला उन्हें मिल गया। वह उसमें बैठी और सीधे अपने मामा के गांव जाने के लिए निकल गई, जिस गांव के बारे में ना शिल्पी जानती थी और ना ही उनका बेटा मनोज जानता था, क्योंकि विनीता जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके पति के गुजर जाने के बाद उनके सभी रिश्तेदारों ने उनसे मिलना जुलना इसलिए बंद कर दिया कि कहीं वह उनसे कोई मदद ना मांग ले। विनीता जी भी स्वाभिमानी थी, उन्होंने भी रूखी सूखी रोटी खाकर अपना और अपने बेटे का पेट भर लिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। लेकिन आज बहू की इन हरकतों से वे अंदर तक टूट गई थी और मजबूरन उन्हें ऐसी जगह जाना पड़ रहा था जहां वे कभी नहीं जाना चाहती थी। वह ऑटो में बैठी बैठी गम के सागर में डूब गई और चिंता के समुद्र में गोते खाने लगी कि आखिर वह वहां जाकर किससे क्या कहेंगी, उन्हें कोई पहचानेगा भी या नहीं, वह अपना वहां जाने का क्या कारण बताएंगी। यह सोचते सोचते वह रोती भी जा रही थी। तब तक रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। ऑटो वाला बोला, मैडम रेलवे स्टेशन आ गया है, उतरिए। विनीता जी हड़बड़ा कर हाँ हाँ कहती हुई उतरी और उसे पैसे देकर आगे बढ़ी। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके मामा के गांव जाने वाली ट्रेन 4 घंटे लेट है। तब उन्हें अपनी सहेली मीरा की याद आई। उन्होंने पीसीओ से अपनी सहेली मीरा को फोन लगाया और उसके घर चली गई। मीरा ने विनीता जी का तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने विनीता जी की हालत देखी तो वह तो आश्चर्यचकित रह गई। जिस औरत को लोग विश्व सुंदरी की उपाधि दिया करते थे, आज उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो गई है। उन्होंने सबसे पहले विनीता जी को नहाने के लिए कहा और अपने साफ सुथरे कपड़े सलवार सूट उन्हें पहनने के लिए दिए। विनीता जी सलवार सूट को देखकर मना करने लगी कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब वे साड़ी ही पहनेंगी। तब मीरा जी ने कहा, देख विनीता, मैं भी तो तेरी हम उम्र ही हूं ना, मैं भी तो सलवार सूट पहन रही हूँ और यहाँ तो तुझे कोई जानता भी नहीं है, फिर तुझे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। चल एक बार मेरे लिए तो पहन ले, फिर अच्छा ना लगे तो अपनी साड़ी ही पहन लेना। विनीता जी अपनी सहेली का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उनके शब्दों का मान रखने के लिए उनके सलवार सूट पहन लिए। जब उन्होंने वह सूट पहना और तैयार हुई तो इतनी सुंदर दिखने लगी जैसे किसी कॉलेज की लड़की हो। उस दिन मीरा ने विनीता जी को दिन भर सलवार सूट पहना कर ही रखा और दोनों सहेलियां इधर उधर की ढेर सारी बातें की। फिर मीरा ने विनीता जी से पूछा, विनीता, तूने अपने बेटे बहू के बारे में नहीं बताया, वे लोग तुझे अच्छे से तो रख रहे हैं ना? विनीता जी बेटे बहू का नाम सुनते ही मायूस हो गई। उनका हंसता खिलखिलाता चेहरा मुरझा सा गया। मीरा जी समझ गई, विनीता के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, तभी इसकी हालत इतनी खराब हो गई है। और अपने बेटे बहू का नाम सुनते ही उदास सी हो गई। उन्होंने विनीता जी का हाथ अपने सर पर रखा और कहा, विनीता, तुझे मेरी कसम, सच सच बता, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे खाए जा रही है? जब से तू आई है, जब भी मैंने पूछा तेरे बेटे बहू के बारे में, बात की, तेरे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। क्या हुआ है, बता तो सही। हो सकता है तू मुझे बताएगी तो शायद कोई हल निकल जाए। विनीता जी का मीरा जी के अपनेपन भरे शब्दों से मन भर आया और वह उनसे लिपटकर दहाड़े मारकर रो पड़ी और उन्होंने उन्हें वह सारी बातें बता दी जो उनकी बहू शिल्पी ने उनके साथ की थी, और यह भी बताया कि अगर आज वह अपने घर से निकलकर नहीं भागती तो वह उन्हें किसी बिचौलिए के हाथ बेच देती, तो उसे दोहरा फायदा होता।
एक तो उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते, दूसरा उसे मुझ बुढ़िया की सेवा भी नहीं करनी पड़ती। मीरा ने कहा, देख विनीता, अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला यह कि तू अपने बेटे बहू पर मुकदमा करके अपना घर और हक ले सकती है, और दूसरा यह कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर या खाना बनाकर वीडियो डाल सकती है। यह अपनी रुचि पर निर्भर करता है। अब तू सोच, कौन सा रास्ता तुझे ज्यादा बेहतर लगता है। विनीता जी बोली, मीरा, तू मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे, मुझे सोचकर बताऊंगी मैं तुझे। कहकर विनीता जी सफर के कारण थकान अधिक हो जाने की वजह से सोने चली गई, और मीरा जी कुछ सामान लेने बाजार चली गई। मीरा जी जब शाम को वापस घर आई तो देखा घर में दरवाजे के सामने दीपक जल रहा है। घर साफ सुथरा लग रहा है। घर के अंदर से अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। मीरा जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह कोई छोटी बच्ची है और विनीता जी उनकी माँ है, जो शाम की पूजा करके घर को इतना साफ सुथरा कर दिया है। क्योंकि मीरा जी कई सालों से अकेली ही रहती थी। उनके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। उनके घर में उनके दो बेटे हैं, लेकिन दोनों विदेश में रहते हैं। दोनों ही अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि अपनी माँ से बात करने का भी किसी को टाइम नहीं मिलता। इसलिए विनीता जी के आ जाने से उन्हें फिर से नए सिरे से जीवन जीने की आस जाग गई थी। इसलिए उन्होंने विनीता जी के लिए भी एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीद कर ला दिया, और विनीता जी की आंखों में पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोबाइल का डिब्बा पकड़ाकर पूछा, अब बताओ विनीता, यह क्या चीज है? अगर तुमने सही से इसका नाम बता दिया तो समझो यह चीज तुम्हारी हो जाएगी। विनीता जी ने उस डिब्बे को खूब उलट पलट कर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन बिना देखे समझ में नहीं आ रहा था कि वह डिब्बा किस चीज का है। जब विनीता जी नहीं बता सकी तो मीरा ने कहा, देख विनीता, यह चीज तो वैसी है तेरे लिए ही, लेकिन अब तू बता तो नहीं सकी, इसलिए मैं तेरे आंख को खोलूंगी, लेकिन तुझे इस सामान के बदले 5 थप्पड़ खाने होंगे, क्योंकि तूने इसे पहचाना नहीं। विनीता जी बोली, अच्छा बाबा, मार लेना, लेकिन मेरी आंख तो खोल। अब मीरा जी ने विनीता जी की आंखों की पट्टी खोली। विनीता जी ने जब मोबाइल का डिब्बा देखा तो वे दंग रह गई। उन्होंने कहा, मीरा, तूने इतना महंगा मोबाइल फोन मेरे लिए लिया है, वह भी मुझसे बिना पूछे? अरे चल, वह सब बातें बाद में, पहले तू मेरे मार तो खा ले। कहकर वह उन्हें मारने दौड़ी तो विनीता जी भी कम चालाक नहीं थी। वह भी इधर से उधर भागने लगी। दोनों सहेलियां ऐसे खेल करने लगी जैसे 5 साल की बच्चियां हो। जब दोनों थक गई तब एक जगह बैठ गई और दोनों एक दूसरे से गले लगकर बोली, अब हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। विनीता जी ने भी हामी भरी। अब मीरा जी ने विनीता जी को एक एंड्रॉयड फोन गिफ्ट के रूप में दिया, क्योंकि वह जानती थी विनीता जी को ऑप्शन नंबर 2 ही पसंद आएगा, क्योंकि विनीता बहुत ही कोमल दिल वाली है। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। बहू को सजा दिलाने के लिए बेटे को दुखी नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक मोबाइल ही ला दिया, ताकि वह भी कोई वीडियो बनाकर डाले और अपना खुद का खर्च उठा सके। विनीता जी की शादी कम उम्र में हो जाने के कारण उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। हालांकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर गृहस्थी, सास ससुर और पति बच्चे के बीच में ही फंसकर रह गई। इसलिए घर के काम निपटाने के बाद वे ज्यादातर भजन गाया करती थी। उन्होंने मीरा जी से कहा कि वे भजन गाकर वीडियो बनाकर डालना चाहती हैं, तो मीरा जी ने उनके लिए सारा सेटअप तैयार कर दिया। अब तो दोनों सहेलियां मिलकर घर के सारे काम करती। उसी बीच मीरा जी वीडियो भी बनाती, क्योंकि वे डेली रूटीन का वीडियो बनाती थी। वहीं विनीता जी सारे काम निपटाने के बाद एक से बढ़कर एक भजन उन्हें मुंह जुबानी याद थे, उन्हें गाकर वीडियो बनाती थी। मीरा जी ने विनीता जी को सिखा दिया
कि किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है। विनीता जी के केवल 6 वीडियो के ही अपलोड हुए थे और वीडियो वायरल होने शुरू हो गए। उनके चैनल में जो प्रोसेस होने थे, मीरा जी ने सारे प्रोसेस कर दिए और दूसरे महीने से ही उन्हें पैसे मिलने शुरू हो गए। अब तो मीरा और विनीता जी दोनों ही प्रसन्न रहने लगी। एक दिन शिल्पी ने मोबाइल में देखा, उसकी सास भजन वाले वीडियो डाल रही हैं और सारे वीडियो में मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। तो उसकी हालत तो ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसने अपने पति से कह दिया था, जब वह ऑफिस के काम से बाहर गया था, तब उसकी माँ ने इतना उपद्रव मचाया था कि वह अपना आपा ही खो बैठी थी, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के कारण वह पागल हो गई थी और चार चार लोगों के पकड़ने से भी वह पकड़ में नहीं आई और अपने आप को छुड़ाकर ऐसी भागी कि कहाँ गई किसी को पता ही नहीं चला। बेचारा उनका बेटा विनोद अपने आप को ही अभी तक दोषी मान रहा था कि काश वह अपने ऑफिस के काम से बाहर ना गया होता, तो शायद उसकी माँ उसके पास उसके साथ होती। वह अपने आप को अपनी माँ को खोने का दोषी मानता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब शिल्पी ने विनीता जी का वीडियो देखा, तो उसने तो अपने मोबाइल से उसे हटा दिया और जब विनोद घर आया तो उसके मोबाइल से भी सर्च करके उसके चैनल को ही हटा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को कितना भी छुपा लो, कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। बस यही हुआ शिल्पी के साथ भी। कुछ दिन बीतने के बाद शिल्पी भी भूल गई कि उसकी सास का भी कोई चैनल है। लेकिन मनोज के ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी, जो मनोज की माँ विनीता जी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने मनोज से कहा, सर देखिए, ये आपकी माताजी ही है ना, कितना सुंदर भजन गा रही हैं और इनके वीडियो कितने तेजी से वायरल हो रहे हैं। मनोज ने ललचाई आंखों से देखते हुए कहा, दिखाओ। और वह देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बरबस ही निकल पड़ी। वह अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उस कर्मचारी ने उसे ढाढ़स बंधाया कि वे शांत हो जाए। मनोज का उस दिन से किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि शिल्पी बोल रही थी कि उसकी माँ पागल हो गई है और इतनी बेसुध हो गई थी कि 4 लोगों के पकड़ने से भी वह नहीं रुकी। लेकिन माँ तो इतने शांत मन से भाव विभोर होकर भगवान का भजन गा रही है। वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था कि शिल्पी सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि हो सकता है माँ इतने दिनों तक शायद किसी अस्पताल में रहकर इलाज के दौरान ठीक हो गई हो, लेकिन उनका इलाज कौन करवाएगा, क्योंकि माँ का तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर माँ ठीक है तो घर वापस क्यों नहीं आई? माँ कहाँ पर है और कहाँ बैठकर इतने शांति से भजन गा रही है? वह दिन रात सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही सोचता। शिल्पी अपने पति के बदले व्यवहार से परेशान थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। वह उससे बार बार पूछती कि क्या हुआ है, लेकिन मनोज उससे कुछ नहीं कहता। शिल्पी ने अपने स्तर पर उसके ऑफिस में भी फोन करके पूछा कि मनोज के साथ क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मनोज के मोबाइल में मीरा जी का ब्लॉग वाला वीडियो आया। उसमें विनीता जी भी थी। विनीता जी मीरा जी के साथ सगी बहन की तरह हंसी ठिठोली मस्ती मजाक करती हुई वीडियो में दिखाई दी। मनोज के मन में एक तसल्ली थी कि उसकी माँ जहाँ भी है खुश है, लेकिन वह अपनी माँ से मिलना चाहता था। एक दिन मीरा जी और विनीता जी अपनी कुछ सहेलियों के साथ समुद्र किनारे घूमने गई हुई थी। वहीं मनोज भी शिल्पी के साथ कुछ दोस्तों के साथ गया हुआ था। शिल्पी ने विनीता जी को देख लिया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मनोज उन्हें देखे, नहीं तो उसकी सारी पोल पट्टी खुलने का डर था। इसलिए वह कोशिश कर रही थी कि मनोज उसे ना देखे और वह मनोज को उनसे दूर ले गई। लेकिन वही कर्मचारी, जो मनोज की माँ को अच्छी तरह से जानता था, उसने मनोज जी को पहचान लिया। उसने विनीता जी को देखा और मनोज को फोन लगाकर बता दिया कि उसकी माँ अभी यहाँ आई हुई है, आप जल्दी से आइए, वरना वह कहीं भी जा सकती हैं। और वह उन्हीं के ऊपर नजर रखने लगा। मनोज शिल्पी को अभी आता हूँ कहकर वहां से चुपचाप अकेला उधर चला गया जहां विनीता जी थी। तब तक विनीता जी और मीरा जी अपनी सहेलियों के साथ घूमकर वापस जाने लगी थी। जैसे ही विनीता जी ने केब में अपना पैर रखा था,
मनोज उनके पैर को पकड़कर रोने लगा। विनीता जी हड़बड़ा कर गिरने लगी। तभी उसी कर्मचारी ने विनीता जी को संभाल लिया। विनीता जी ने देखा नीचे तो अपने बेटे को देखकर उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। मनोज बोला, माँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? और ये आंटी जी कौन है? तभी विनीता जी बोली, बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चली आई, ताकि तुम दोनों खुशी खुशी रह सको। मनोज बोला, माँ, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? विनीता जी बोली, बेटा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो यह लो एड्रेस, इस एड्रेस पे आ जाना, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। कहकर वे दोनों कैब में बैठ गई और चली गई। मनोज ने उस एड्रेस को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। शिल्पी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन मनोज अपनी माँ के बताए एड्रेस पे पहुंच गया। विनीता जी ने उसे सारी बातें बता दी और यह भी कह दिया कि तुम मेरे कारण अपनी रिश्ता खराब मत करो। बेटा, अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना पेट आराम से भर लेती हूँ और हर महीने अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में भी कुछ दान करके आती हूँ। लेकिन मनोज ने तो अपनी माँ को हर संभव खुशी ही देना चाहा था, इसलिए वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी माँ उससे दूर रहे। इसलिए उसने अपनी माँ से उस समय कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर चला गया। विनीता जी को लगा कि बेटे को भी अपनी माँ की जरूरत नहीं है। अच्छा ही हुआ उन्होंने मीरा जी के पास ही रहने का फैसला किया, वरना दोबारा अपने घर अपने बेटे बहू के पास जाती तो वह जिंदगी उनके लिए नरक के समान ही होती। भले ही वह कानूनन अधिकार पूर्ण ही क्यों ना होती, लेकिन आज जो वह अपने बलबूते पर कमाकर खा रही है, वह किसी स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। और अपनी सहेली की तरफ देखकर उसका आभार मान रही थी कि उतने में ही उनका बेटा मनोज भी अपने सारे सामान के साथ अपनी माँ के पास पहुंच गया और उनके पैरों में गिरकर रोता हुआ बोला, माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब से मैंने सुना है कि मेरी माँ पागल हो गई है, तब से मैं अपने आप को ही दोषी मान रहा हूँ और एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जो मैंने आपके लिए रोया नहीं हूँ। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं आपके पास ही रहूंगा। जब मैं छोटा था तब तो आपने मुझे अपने सीने से लगा कर रखा, तो आज आप मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हैं? माँ अपने बेटे के कारण क्रंदन से विनीता जी की आंखों से भी आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। उतने में ही शिल्पी भी आ गई। उसने भी अपनी सासू माँ के पैर पकड़े और रोती हुई बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो आप दोनों माँ बेटे के प्यार को समझ ही नहीं पाई थी। प्लीज माँ जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन अपने बेटे को मत दीजिए, क्योंकि मैंने आपके बेटे को तिल तिल करके मरते देखा है। जब से आप गई हैं इन्होंने ना ही पेट भर खाना खाया है, ना ही रात भर सोए हैं। बस दिन रात कहाँ खोए रहते हैं, पता नहीं, कुछ पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देते और घर में आ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। मेरे बार बार इनके साथ बात करने पर एक दो सवाल का जवाब हाँ या नहीं में देते हैं, बाकी समय में केवल चुप ही रहते हैं। जब से आप गई हैं तब से मैं भी पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ कि काश मैंने ऐसे गलत काम नहीं किए होते, तो सास से तो हाथ धो ही बैठी, पति से भी हाथ धो बैठी। अब मेरी दुनिया भी वीरान हो चुकी है माँ जी। कहकर शिल्पी भी विनीता जी से रो रो कर माफी मांगने लगी। तीनों की हालत मीरा जी से देखी नहीं गई तो उन्होंने कहा, विनीता, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इन्हें माफ कर देना, वरना मेरी हालत तो देख ही रही हो। मेरे भी तो दो दो बेटे बहू हैं, लेकिन मैं अकेली हो गई हूँ। विनीता जी एक क्षण के लिए बेटे के प्यार में फिसल गई थी, लेकिन मीरा जी के शब्दों ने उन्हें संभलने का मौका दे दिया। उन्होंने कहा, नहीं मीरा, हमने वादा किया है ना, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे इन्हें जहाँ रहना है रहे, जैसे रहना है रहे, लेकिन मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब मनोज बोला, तो माँ, इसमें प्रॉब्लम जैसी तो कोई बात ही नहीं है। माँ के साथ साथ मौसी भी मिल जाए तब तो क्या कहने। और सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अब सबकी निगाहें शिल्पी की तरफ थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो वह बोली, माँ जी, मुझे तो कोई ऐतराज ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी दो दो सासू माँ जो मिलेंगी, अगर छोटी सी भी गलती होगी तो दोनों तरफ से कान दोनों सासू माँ पकड़कर खींचे तो मैं जल्दी ही समझ जाऊंगी। विनीता जी ने कहा, तब तो ठीक है बेटा, लेकिन हम दोनों सहेलियां इसी घर में रहेंगे और तुम अपने घर में। जब जब तुम्हारा मन करेगा हमसे भले ही मिलने आ जाया करना, या हमारा मन करेगा तो हम तुमसे मिलने आ जाया करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं रहेंगे। तब मनोज बोला, क्यों माँ? तब विनीता जी बोली, अरे हम सब साथ रहेंगे तो हम वीडियो कैसे बना पाएंगे?
सभी लोग विनीता जी की बातें सुनकर ठहाके लगाकर हंस पड़े और मनोज और शिल्पी अब बिना किसी भेदभाव के अपने घर चले गए। उनका और उनकी माँ का रिश्ता अच्छा हो गया, लेकिन स्वाभिमानी विनीता जी ने अपनी बहू शिल्पी से कभी अपनी सेवा नहीं करवाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपने मूल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए।